क्या चीज? दारू। दारू तो आधे घंटे में, 1 घंटे में खुल जाएगी। दारू तो खुलेगी ही, दारू तो खुलेगी ही। कि मैं पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, स्मार्ट सिटी, और अभी स्मैक सिटी बना के धर के चले गए। ये दिखाते हैं रोड फलना, गरीब का राशन छीना, यही काम हो रहा है। किराएदार क्या बता रहे हैं आप हमको? 30 बेड का अफाक साहब 50 बेड का अस्पताल बना देंगे, उससे क्या मतलब है भाई? डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल क्या काम का? मानते हैं अफाक साहब। हर बार डीपीआर लेके जाते हैं कि सड़क पास हो गया है, सड़क पास हो गया है, लेकिन आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आ पहुंची है पूर्णिया जिला के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में। और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर है और 243 विधानसभा के चौराहों पर जा जाकर जनता से संवाद करके इस करीबी चुनाव के विचार जानने की कोशिश कर रही है। इसी क्षण में हमारे सामने आज कस्बा विधानसभा की जनता होगी और आज उनको प्रभात खबर सीधा अवसर देता है यहाँ के जुड़े प्रतिनिधियों से सवाल करने का। इसी बीच हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक होंगे वो हैं वास्तु विहार और राकेश मसाला, और मीडिया पार्टनर हमारा डेली हंट है। अब हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सबसे पहले मंच पर आग्रह करेंगे हमारे बीच राजेंद्र यादव, पूर्व प्रत्याशी एनडीए कस्बा विधानसभा, सह जिला अध्यक्ष हम हमारे बीच मौजूद हैं। सर, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, मंच पर आए, अपनी जगह लें सर। किशोर कुमार जायसवाल, भाजपा नेता, सह धमदाहा विधानसभा प्रभारी भाजपा से हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, मंच पर सर जगह बनाएं। चंदन सिंह उर्फ राजू सिंह, वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि हैं, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी से हैं, उनसे भी आग्रह है सर आए, मंच पर जगह लें, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका भी। मोहम्मद इत्तफाक आलम उर्फ मुन्ना जी, जनसुराज का पक्ष रखेंगे, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, मंच पर जगह लें सर। अविनाश कुमार, पूर्णिया महानगर जिला अध्यक्ष जदयू से हमारे बीच हैं, सर से भी आग्रह करता हूं मंच पर आए। हमारे कार्यक्रम का 3 फॉर्मेट होगा। पहले फॉर्मेट में हम अपने मंचासीन प्रतिनिधियों को वक्त देंगे 1-1 मिनट का, वो 1-1 मिनट में अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। हमारा दूसरे भाग में हम जनता के बीच में चलेंगे, वो सवालों का दौर होगा। जिन किसी जनता के बीच में किसी के मन में कोई भी सवाल होगा वो वहां से हाथ उठाएगा, हम उन तक चल के आएंगे और जिन प्रतिनिधि से सवाल होगा आप उनका नाम बताएंगे, उनसे जवाब मांगा जाएगा। तीसरे दौर में, तीसरे भाग में फिर हम प्रतिनिधियों के पास चलेंगे और इनसे ये पूछा जाएगा कि अगर विधानसभा चुनाव में आपकी जनता को आपका प्यार मिलता है, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो प्रमुखता के तौर पर आप करना चाहेंगे। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले हमारे बीच राजेंद्र यादव जी हैं, पूर्व प्रत्याशी एनडीए। सर, आपको 1 मिनट का वक्त होगा, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रभात खबर के जो भी परिवार प्रतिनिधि हैं, आज बिहार जागे और देश आगे के कार्यक्रम में हम सबसे पहले प्रभात खबर का अभिनंदन करते हैं। साथ साथ कस्बा विधानसभा के एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबों का अभिवादन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आज प्रभात खबर के द्वारा जनता से संवाद के लिए आप जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में हम कुछ बातें रखना चाह रहे हैं कि अभी चुनाव का वक्त है, बिहार तरक्की के मार्ग पर है। लगातार एनडीए गठबंधन के ओर से नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके देखरेख में डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। लगातार विकास की आंधी बह रही है। घर घर
पक्कीकरण, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर कई इस तरह का कल्याणकारी योजनाएं पूर्णिया जिला के धरातल पर रखा गया है, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। हाल फिलहाल आपने देखा एयरपोर्ट के कार्यक्रम का भी जो कल्पना से परे था, उसका भी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करके गए। कई ट्रेन का भी, वंदे भारत जैसे ट्रेन का भी उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम पूर्णिया वासी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज, तरह तरह का जो व्यवस्था इस सरकार के राज में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, आपको याद होगा जिस समय झारखंड अलग हुआ था, हमारे बिहार के बुद्धिजीवी चिंता में पड़ गए थे, चिंतन कर रहे थे अब इस बिहार का क्या हल होगा। दुर्भाग्य है बिहार का झारखंड का अलग होना। लेकिन साथियों, आज आप देखिए इस बदहाल बिहार को किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने विकास के पथ पर अग्रसर करके बिहारियों को दिखाने का काम किया है और बिहारियों का मनोबल आगे बढ़ाने का काम किया है। ये डबल इंजन सरकार की देन है। यह याद होगा आपको, इसके पूर्व भी आप बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, हम लोग सड़क पर चल रहे थे। आज अस्पताल के सवाल पर एक दवाई नहीं मिलती थी, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं होती थी, बेड शीट पर चादर नहीं मिलता था। और आज मेडिकल हॉस्पिटल को भी आप पूर्णिया के धरती पर देख रहे हैं। सड़क की जो हालात थी वो आपसे छुपी हुई नहीं थी। कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढा है, अंतर नहीं दिखता था। विकास नदारत थी, स्कूल की क्या व्यवस्था थी, टीचर लोगों को बरसों बरस बाद 6-6 माह के बाद वेतन मिलता था। यह भी आपने देखा है। हमारा ही बेटा, हमारा ही भाई शिक्षक हुआ करता था। हर विभाग की लगभग यही स्थिति थी। लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का, बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार में साथ में एनडीए के साथ साथ चलने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के माननीय संरक्षक और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय जीतन राम मांझी, माननीय लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, सबों ने एक स्वर में एक साथ चल करके बिहार को जो आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हम बिहार वासी होने के, बिहारी होने के नाते हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो विकास की रथ आगे बढ़ चुकी है ये लगातार चलता रहेगा और लगातार बिहारियों ने इसको समर्थन करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। चलिए फिर आएंगे, फिर वक्त दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए सभी घटक दल, एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, हम प्रभात खबर के एडिटर को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने कस्बा विधानसभा में ये कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। पुनः जय एनडीए, तय एनडीए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच किशोर कुमार जायसवाल जी हैं। सर, आपको भी 2 मिनट का वक्त है, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे सभी दलों के राजनीतिक मित्र और सामने बैठे इस विधानसभा के देवतुल्य जनता, और सीधा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे बोलना है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश सेवा के लिए और देश के रक्षा के लिए, देश के संप्रभुता के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ एक राजनीतिक विचारधारा को स्थापित करता है। हम जानते हैं 2014 से पहले जो भारत था वह भारत कैसा भारत था। दुनिया के अंदर समाचार पत्रों के चौथे पन्ने के अंतिम पंक्ति पर बैठने वाला भारत
आज जब भारत जाता है, भारत का प्रधानमंत्री, तो रेड कारपेट बिछता है और कई देश के राष्ट्राध्यक्ष उनके पांव छू के प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, वो प्रणाम इस मजबूत होता भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत का है। और हम जानते हैं कि देश के अंदर हम वो दौर भी देखे हैं जब देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और आज वो दौर भी देखे हैं जब कोरोना के अंदर हाहाकार मचा तो भारत आगे बढ़कर दुनिया को मदद करने का काम किया है। एक ऐसा भारत जो भारत स्वयं में समृद्ध है, और समृद्धि भी कैसा, पड़ोसियों को साथ लेकर चलने वाला। हम निश्चित रूप से हमारी मतभिन्नताएं हैं, हम पाकिस्तान से लड़ते भी हैं देश की संप्रभुता के सवाल पर, लेकिन जब वहाँ पर अकाल आता है, जब वहाँ दवाई की जरूरत पड़ता है, तो हम ये सोचकर कि वह मेरा शत्रु राष्ट्र नहीं, वो मेरा पड़ोसी मित्र राष्ट्र है, और पड़ोसी होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। एक ऐसा भारत का आंतरिक विकास देखिए, जितनी रोड सड़कें 5 साल में बनती थी पिछले के सरकार में, आज 1 वर्ष में बढ़ता है। यहाँ का जीडीपी मजबूत है। आप विद्यालय जाइए, हॉस्पिटल जाइए, रोड पर जाइए, स्वास्थ्य पर जाइए, आप जहाँ जाएंगे आप विकास ही विकास दिखेगा। जीवन का ऐसा कोई क्षण नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार की अनेक योजनाएं हैं कि कोई गरीब अगर जन्म ले तो उसका इलाज कैसे हो, गर्भवती हो तो पोषण कैसा हो, बड़ा हो तो पढ़े कैसे, और फिर वह उसकी रोजगार कैसा हो। ये संपूर्ण चीज़ों का विकास कर देश का आंतरिक संसाधन का विकास, और दुनिया के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत होता भारत। और उसके रास्ते पर जब बिहार आते हैं, हम तो बिहार का वो दौर भी देखे हैं। हम नहीं बोलना चाहते, आप सभी लोग इनसे गवाह हैं, जिस समय शाम के समय लोगों को घर से निकलना मुश्किल था। बिहार के अंदर विकास होगा, बिहार के रोड चमचम करेगा, बिहार पर महंगी सड़कें चलेगी, बिहार के विश्वविद्यालय में नियमित परीक्षा होगा, विद्यालय में स्कूल चलेगा। ये एक सपना था, क्योंकि मैं भी उसी कालखंड में पढ़ा हूँ। कभी कॉलेज में क्लास नहीं होती थी, लेबोरेटरी में कोई सामान नहीं था, और परीक्षाएं के नाम पर कदाचार था। इसलिए एक बिहार भी उस अंधकार से निकला है। हम चाहते हैं इस बदले भारत में, बदले बिहार के साथ कस्बा भी अपना दौड़े, कस्बा भी अपना विकास करे, क्योंकि कस्बा के विकास के बिना आप किसी राज्य की विकास नहीं कर सकते हैं। और कस्बा का जो भूगोल है, कस्बा की जो समस्याएं हैं, कस्बा को मजबूत होना इसलिए आवश्यक है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों से घिरे हुए क्षेत्र हैं, जो कुछ ये विधानसभा है, और यहाँ की जो रोड है वो नेपाल से चलता है। इसलिए ये कस्बा राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं एक मजबूत नेतृत्व स्थापित हो, जो कस्बा को कस्बा होने पर गर्व करे, और केंद्र और बिहार की जो योजनाएं हैं, जो कस्बा में आकर शिथिल हो जाता है, दम तोड़ देता है, वो गतिमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और खासकर प्रभात खबर को जिसने मुझे बुलाकर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच चंदन सिंह उर्फ राजू सिंह हैं, जो मौजूदा विधायक के प्रतिनिधि हैं, और आज कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे हमारे बीच। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमारे बीच राजद नहीं है, तो राजद का भी पक्ष आज सर ही रखेंगे, क्योंकि महागठबंधन के साथ कहीं ना कहीं इनका मेल है। तो इनको भी सर संक्षिप्त अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। सर, आज इस जलालगढ़ की धरती पर सभी जलालगढ़ प्रखंड वासियों की ओर से यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और उपस्थित सभी दल और विचारधारा के सम्मानित व्यक्तियों की ओर से मैं प्रभात खबर के इस जो चौपाल कार्यक्रम है, इसके आयोजक और व्यवस्थापक को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो हम लोगों के बीच में है, बिहार विधानसभा चुनाव का जो समर है, जिसमें इन्होंने 243 विधानसभा की जो आज बातें हो रही है, मैं यहाँ जब पहुँचा तो बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा था, बहुत खुशी हुई कि 243 विधानसभा का एक गाना बज रहा था, जो देश आगे बिहार आगे और दिल की बात सुनेंगे। बहुत खुशी हुई कि हम लोग 15 साल से मन की बात सुन रहे थे, आज इस गाना से दिल की बात की सुनने के माध्यम है ना, यह गाना बना, दिल की बात हो रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर के आयोजक और व्यवस्थापकों को कि दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि दिल की बात सुनने के लिए आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे बड़े भाई राजेंद्र यादव जी, जो हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने जो अभी अपने सरकार की जो
खूबियां गिनाई, जिसमें स्वास्थ्य जो सबसे जरूरी चीज है। तो साथियों, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बड़ी भवनें तो जरूर बन गई है, निश्चित रूप से बड़ी बड़ी भवनें बनी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, आईसीयू नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, जो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बन गया है, उस मेडिकल कॉलेज से भी पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है कटिहार मेडिकल कॉलेज। वहाँ बर्निंग वार्ड की अच्छी व्यवस्था नहीं है। बर्निंग वार्ड का मतलब होता है जब कोई पेशेंट जल के मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है तो उसकी ट्रीटमेंट आईसीयू में होती है और उसकी ट्रीटमेंट जो है एसी के अंदर होती है। वहाँ एसी की व्यवस्था नहीं है। बर्निंग वार्ड में जालोकेन जेली आता है, जब आदमी का बहुत जब लहरता है, जलन होता है, तो जालोकेन जेली इंजेक्शन दिया जाता है, जालोकेन जेली ऑइंटमेंट दिया जाता है। मैं राजेंद्र भाई को बता देना चाहूंगा कि राजेंद्र भाई, वहां जालोकेन जेली ऑइंटमेंट, जालोकेन जेली इंजेक्शन वहां अवेलेबल नहीं रहता है। यह स्थिति है। और बर्निंग वार्ड में जब इलाज होता है तो वह कंपलसरी है कि पेशेंट को मसहरी के अंदर, मच्छरदानी के अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा कि एक भी मच्छर को नहीं काटे। तो वहां भी उसकी समुचित व्यवस्था नहीं। अस्पतालें हैं, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, और दवाइयां हैं तो जेनेरिक दवाइयां हैं। आप देख लीजिए इसी जलालगढ़ में अगर प्रिस्क्रिप्शन पर किसी पेशेंट को 5 दवाइयां लिखी जाती है तो उनको 2 दवाई थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि 3 दवाइयां बाहर से लेकर के आइए। क्या बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? या जलालगढ़ में जब डिलीवरी होता है किसी पेशेंट का तो सिंटोसिन इंजेक्शन, क्या बोलिए, इपिडोसिन इंजेक्शन, ये भी उनको बाहर से लाना पड़ता है, अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। क्या बोलिए, अगर यहाँ कोई आशा है, कोई नर्स है या कोई है तो बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो ठीक है, ऐसी भवनों का हम क्या करें? आप शिक्षा की बात करेंगे, बड़े बड़े विद्यालय बन चुके हैं। हमारे बच्चे तो वो अच्छे थे ना जो वृक्ष के नीचे पढ़ते थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। लालू जी के राज में, हमारे आदरणीय लालू यादव जी जो सामाजिक न्याय के धरोहर रहे हैं, उनके राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लालू प्रसाद जी के राज्य में मिलता था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी के राज्य में वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। आप बताइए, इतने उत्क्रमित उच्च विद्यालय बन गए हैं, इतने मिडिल स्कूल बने हुए हैं, उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षक की कमी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? शिक्षक नहीं है। यह है आपका सुशासन और यह है आपकी व्यवस्था। तो मुझे ऐसे बड़े बड़े भवन विद्यालय नहीं चाहिए सरकारी पैसा पर, जो सरकारी पैसे से जो बड़े बड़े भवन बने हैं, लेकिन वहां व्यवस्था नहीं है। और आइए, आप कांग्रेस की बात अगर आप करेंगे तो साथियों, आप 90 से पहले चले जाइए, 90 से दशक के पीछे गांव में आप चले जाइए, कम्युनिकेशन नहीं था, फिर भी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र था या नहीं था? वहां पे कंपाउंडर थे या नहीं थे? वहां पे नर्स थी या नहीं थी? दवाइयां थी या नहीं थी? घर घर इलाज होता था या नहीं होता था? मुझे बताइए। और आप बताइए, नहीं होता था। आज भी मेरा गांव शांति बना रखिए, पहले बातों को सुने, अभी हम आपके बीच आएंगे, आपके सवालों को लेंगे, पहले उनकी बातों को सुना जाए। कुछ बोलना होगा तो वो बोलेंगे। मैं ही जिस गांव से आता हूं, कंबा से, मेरे गांव में भी उप स्वास्थ्य केंद्र, मेरे गांव में 90 से पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पे इलाज होती थी। चलिए, शांति बना रखिए प्लीज। दूसरी बात पहले सुनिए इनको। दूसरी बात, कर्मचारी आज लोग मोटेशन के लिए, आज रसीद कटवाने के लिए कर्मचारी को खोजते हैं। आप रसीद कटवाने के लिए कर्मचारी को खोजते हैं या नहीं खोजते हैं? लेकिन पहले लाल बस्ता में कर्मचारी बांध करके दरवाजे पर जा करके रसीद काटता था। पहले लाल बस्ता में खतियान लेके बांध करके दरवाजे पर जाके कर्मचारी रास्ता काटता था। ये थी। दूसरी बात, हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई भाजपा के, इन्होंने कहा कोरोना की बात की। बिल्कुल, कोरोना महामारी थी, त्रासदी थी। भाई साहब, कोरोना से पहले भी पोलियो की बहुत बड़ी महामारी आई थी। उस समय देश इतना विकसित नहीं था। पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया, पोलियो की भी व्यवस्था हुई। तो जब जो सरकारें जिस समय रहती है व्यवस्था में, तो वो उसकी व्यवस्था करती हैं। ये कोरोना नहीं, पोलियो का भी इलाज हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन जो वास्तविक बातें हैं वो मैं आपके बीच रख रहा हूं। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि देश को एकजुट होकर के, हम यहाँ सभी दल, सभी विचारधारा के लोगों का सम्मान करते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से आवे, किसी भी पार्टी से आवे, अगर वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेक इंसान है, तो आप दल और विचारधारा से ऊपर उठ करके उसको चुनिए। मैं इतना ही कह के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मोहम्मद इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना जी हैं, जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे। सर, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। नमस्कार। हम कोई पुराना नेता नहीं है, ना ही नेता का बच्चा है। हम एक जनसुराजी हैं, बहुत भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं, जो हमारे चाचा लोग या भाई लोग जो बोल गए,
तो इनके लिए बहुत तालियां बजी और कुछ लोग विरोध भी किए। चलिए, अच्छी बात है कि हम यहाँ पर आए हैं। प्रभात खबर की ओर से प्रभात चौपाल लगा हुआ है, इलेक्शन एक्सप्रेस, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को, जो हमको यहाँ बोलने का मौका दिया गया। यहाँ जितने भी राजनीतिक साथीगण आए हुए हैं उनको नमस्कार, और जो जितने भी यहाँ के कस्बा विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं उनको भी नमस्कार। सर, एक बात बोलना चाहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, बिहारी होने का गर्व करते हैं, यह बात सच है, लेकिन हिंदुस्तान लेवल में यही बिहारी कह करके गाली दिया जाता है, यह भी बात सच है। आज हमारे एनडीए के भाई लोग या यूपीए के भाई लोग जिस तरह से भाषण दिए या बोले, अच्छी बात, अच्छा लगा, लेकिन पलायन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और शिक्षा के बारे में किसी ने नहीं कहा। क्यों? उनके पास वो मुद्दा है ही नहीं। ये लोग तो सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज तक हम लोग जान रहे थे कि नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतागण भ्रष्टाचारी नहीं करते हैं, लेकिन सच में ही भ्रष्टाचारी तो इन्हीं में है। चूंकि इनका भ्रष्टाचारी निकालने वाला जो यूपीए के हैं, जो विपक्ष में है, ये खुद भ्रष्टाचारी में लिप्त है, इसलिए कर उसकी भ्रष्टाचारी को उजागर नहीं करते हैं। और ये नहीं करते हैं उनके बारे में, वो नहीं करते हैं उनके बारे में, क्योंकि दोनों मिलकर के चोरी कर करके इस बिहार को गर्क में डाल दिया है। आज कह रहे हैं कि रोड बन रहा है, हर 5 साल में रोड बन रहा है। बन तो रहा है भाई साहब, कभी ये देखे हैं कि 1 साल में रोड दोबारा बनने लायक हो जाता है? रोड में भ्रष्टाचारी बहुत हो रहा है। इसमें देखने वाला कोई नहीं है, इसमें संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहां विपक्ष नाम का कोई चीज ही नहीं है। विपक्ष में अगर यदि पक्षधारी को सही से इस्तेमाल करे और सही बात रखे, सही से देख रेख करके रोड बनवाए, तो रोड भी सही बनेगा। लेकिन देखने वाला क्यों देखेगा? क्योंकि वो भी चोरी करके रखे हैं। चोर सब मुसेरा भाई है। और यहाँ की पलायन हो रहा है, इस इतना पलायन जो हो रही है, एक दूसरे को लालछन लगाते हैं। वो तो जंगल राज था, ये मंगल राज है भाई साहब। जितना भी मंगल राज हो, जितना भी जंगल राज हो, ये पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? ये बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? हमारे जितना युवा साथी है आज यहां से उठकर जाते हैं बाहर, वही गुजरात, वही दिल्ली, वही मुंबई, वही पंजाब, हरियाणा, वहां बिहारी कह करके गाली दिया जाता है, कितना धिक्कारा जाता है, कितने को मारा जाता है, कितने को पीटा जाता है, कितना बेइज्जती लालछन लगाया जाता है। ये हमारे वर्तमान सरकार कुछ नहीं करना चाहता इसके पर, लेकिन हम जानते हैं कि जनसुराज जब आएगा तो ये सारा के सारा निदान होगा। जनसुराज आकर के सिर्फ निदान ही नहीं करेगा, जबकि जो लोग अचेत हैं उसको सचेत करेंगे। जो लोग अनपढ़ हैं या बच्चे जो अनपढ़ रहते हैं, मूर्ख होते हैं, जो हम जैसे लोगों को घर में माँ बाप के साथ नहीं रह करके वो जाकर के विदेश में, बाहर में जाकर खटते हैं, हम चाहते हैं कि उस बच्चों का भी शिक्षा हो और जनसुराज आए और उस बच्चे के लिए अच्छा स्कूल दे और अच्छा व्यवस्था दे। जनसुराज का जो अभियान चला है वो बदलाव की अभियान है। जनसुराज बदलाव की बात करता है और बदलाव होनी भी चाहिए। क्यों? हम बिहारी हैं तो इससे क्या गाली सुनने के लिए हम पैदा लिए हैं? हमारी भी इज्जत मर्यादा है, इस मर्यादा के लिए हमें भी आगे कुछ करना चाहिए। तो जनसुराज का जो अभियान है उसके साथ सब हम लोग जुड़े और जोड़ करके इनको आगे ले जाएं और कल सरकार में बने तो उस समय सरकार चला सके, इस भ्रष्टाचारी की तरह ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अविनाश कुमार, पूर्णिया महानगर जिला अध्यक्ष जदयू से भी मौजूद हैं। सर, संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद
सबसे पहले तो हम प्रभात खबर परिवार को धन्यवाद देते हैं जो का आयोजन घर में किए हैं आप। इस तरह का आयोजन पूर्णिया शहर बड़े शहर में हुआ करता था। बड़े शहर के जो मतदाता होते थे उनको बात रखने का प्लेटफॉर्म मिलता था और बात रखते थे, लेकिन ये जलालगढ़ में इस तरह का आयोजन किए हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र। ये जो आयोजन किया गया है ये आयोजन हम लोगों को कम बोलना है और जो सामने में बैठे हुए हैं उनको बोलना है, उनको पूछना है और हम लोगों को जवाब देना है। लेकिन हमारे विपक्ष के कुछ साथी ने जिस तरह से जोर जोर से, तो खैर इस तरह के मंच पर जोर जोर से ही बोला जाता है अपनी बात को रखने के लिए, उनका जवाब देना भी हमको लगता है लाजमी बनता है। विकास पर बात हुई, हमारे राजेंद्र भाई, किशोर जायसवाल जी लोग जो भी हमारे एनडीए के यहाँ बैठे हुए वो विकास का बात रख दिया। हम विकास पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि विकास कंप्लीट महसूस करने का चीज है। आज अभी आप यहां आए हैं, विकास महसूस कर रहे हैं। आज अगर जनरेटर नहीं चल रहा है यहां तो ये विकास की देन है, ये नीतीश बाबू की देन है। हम बहुत अधिक हम गिनाएंगे नहीं। बोले हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में क्या सुधार हुआ है। विकास एक दिन में नहीं हो जाता है, विकास 5 साल में नहीं हो जाता है, विकास 20 साल में नहीं हो जाता है, विकास 25 साल में नहीं हो जाता है। विकास एक परिवर्तन चलने का, ये इस तरह से आज इस चीज का आविष्कार हुआ, कल दूसरे चीज का, कल तीसरे चीज का। विकास अनवरत चलने का एक सिलसिला है और विकास चलते रहेगा। अगर आप चाहते हैं बिहार का विकास और कस्बा का विकास होते रहे तो उसके लिए आपको एनडीए को सत्ता में लाना होगा, नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी आपका विकास यहां जारी रहेगा इसी तरह से जिस तरह से चल रहा है। और विकास की बात जहां तक बात है, विकास में कोई हम ये नहीं कह रहे, किसी एमपी एमएलए का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। एमपी एमएलए चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वही जाके मुख्यमंत्री चुनते हैं। और इस बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि इस राज्य की जनता किसी एमपी एमएलए का मोहताज नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो। विकास जिस तरह से चल रहा है इस तरह से आप चाहते हैं चलते रहे, तो इसके लिए आपको एनडीए को सत्ता में लाना होगा, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बनाना होगा, एनडीए की सरकार बनानी होगी। और जिस तरह से केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज देश में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार में नीतीश बाबू जदयू की सरकार है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। दोनों के अच्छे ट्यूनिंग के कारण ही आज इतना विकास हो रहा है। साथियों, इसीलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं किसी तरह के किसी बहकावे में नहीं आना है। विपक्ष के लोग हैं वो मेरा बड़ाई नहीं करेंगे, वो नीतीश बाबू के बड़ाई नहीं करेंगे। उनका दायित्व ही है अच्छे काम का भी विरोध करना और बुरे काम का भी विरोध करना। वो अपने दायित्व का निर्वहन किए हैं यहाँ पर। लेकिन हमको जैसा लग रहा है जो यहाँ पर ताली बजा रहे थे, विपक्ष के बातों में जो ताली बजा रहे थे, उनके भी मन में कहीं न कहीं बिहार के सारे नेताओं, जितने नेता हैं, उसमें सबसे अधिक सम्मान नीतीश बाबू के लिए ही है। क्योंकि ये आज हम लोग गठबंधन है, इधर चले गए उधर चले गए, वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश बाबू सभी जाति धर्म के लिए, सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, सबों के लिए काम किए हैं। नीतीश बाबू ही बिहार और देश में एक ऐसे नेता है जिनका सम्मान सभी जाति धर्मों की नजर में है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी चलते रहे ताकि जनता को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे सामने हमारी जनता बैठी है और जनता ही सर्वोपरि होती है। कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो ये जनता ही जो है सरकार बनाती है और सरकार गिराती भी है। तो इसलिए जनता से सवाल लेना बहुत जरूरी होता है और हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है वो जनता का सवाल ही है। तो सबसे पहले मैं सवाल लूंगा, पीछे से चलूंगा, पीछे किसी के भी मन में सवाल होगा वो हाथ उठाएगा, हम उनके पास आते हैं। सर, मेरा नाम अजय कुमार तांती है, कस्बा विधानसभा प्रभारी है जनता दल यूनाइटेड और कटिहार के रहने वाले, वहाँ जिला महासचिव और जिला 20 सूत्री सदस्य है। ठीक है, सवाल बताइए सर। सवाल यही था कि जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा अस्पताल के बारे में, हमारे कटिहार में जाइएगा देखिएगा तो वहाँ पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं दवा लेने के लिए, मालदा से, मालदा पूरा डिस्ट्रिक्ट का आता है लोग वहाँ। और कटिहार में जाकर के व्यवस्था देखिए, उनके समय में व्यवस्था क्या था कि कुत्ता बेड पर सोता था,
दूसरा सवाल था इनका ये जनसुराज जी का। तो जनसुराज जी का तो 3 जगह चुनाव लड़ लिए, उनका रिजल्ट भी आ गया, देख लिए उपचुनाव जो हुआ तीनों में जमानत जब्त हो गया। और हम लोगों को फिर चोर और ये बताना कहाँ तक उचित है, उनसे ही पूछिएगा आप। और आगे जो हमारी सरकार चल रही है डबल इंजन की सरकार, उसमें ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका जवाब दे पहले मैं चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे बीच बैठे हुए हैं, पहले कांग्रेस आप जो है अपना जवाब रख लेंगे, फिर जनसुराज से हमारे बीच बैठे हैं, आप भी अपना जवाब देंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो कहा कि इनके कटिहार में ऐसी व्यवस्था है कि बंगाल के लोग भी आते हैं दवा लेने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जलालगढ़ हॉस्पिटल में भी लोग दवा लेने के लिए बगल में अररिया जिला से लोग आते हैं, जो दवा यहाँ अवेलेबल है और अररिया में नहीं रहता है अवेलेबल। ठीक है, तो हमने तो पहले भी कहा था कि अगर डॉक्टर 5 दवाइयाँ लिखती हैं तो 2-3 दवाइयाँ उपलब्ध रहती है, 2 दवाइयाँ नहीं रहती है अवेलेबल, 3 दवाइयाँ अवेलेबल नहीं रहती जो कि बाहर से लिख दिया जाता है। आप दुकानदारों से पूछ सकते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे यहाँ भी अररिया से लेते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अभी उसका प्रमाण भी दे सकता हूँ कि हमारे बगल के जिला के लोग, बगल के प्रखंड के लोग, जहाँ दूसरा की एडिशनल PSC है, मतलब स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी वो यहाँ आकर के लेते हैं। ठीक है, तो आपने मुझसे यही सवाल किया था और मेरा यही जवाब है। हाँ, आपके कटिहार मेडिकल कॉलेज में हमारे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से भी रेफर पेशेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे समुचित व्यवस्था है, इलाज है, तो लोग वहाँ जाते हैं। धन्यवाद। देखिए आपने पूछे अभी कि जनसुराज का 3 चुनाव लड़े जिसमें हार के आ गए हैं। अभी ये बात आप पूछ रहे हैं, शायद ये बात अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आज तो 2 अक्टूबर, पिछला 2 अक्टूबर को ये पार्टी गठन हुआ ही है और जस्ट उसके बाद चुनाव भी था। लेकिन गठन होने से पहले एक MLC भी चुनाव हुआ था जिसमें जीत के आए हैं, और 2-4 जो उपचुनाव हुआ उसमें भी अच्छा खासा वोट ला करके अच्छे को हरा के भी आए हैं। तो एक बार होता है लड़ना, एक बार होता है हराना, फिर दूसरा बार तीसरा बार होता है जीतना। ये तो सिलसिला चालू रहेगा। और रही सवाल आप चोर की बात कर रहे हैं, शायद चोर शब्द अच्छा बात नहीं है, ये हम वापस लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी से लिप्त हैं पूरे जदयू के लोग, जिसका सिलसिलेवार प्रमाण देते हुए हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी रखे हैं। जो आपका नेता जिसके ऊपर रखा गया है वो अभी अचेत अवस्था में है कि क्या बोले, उसको बोलने का शब्द नहीं मिल रहा खोज करके। आज उस पर उन्हीं का पार्टी का लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं। या तो आप जवाब दो या तो फिर इस्तीफा दो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला सवाल लेते हैं, हमारे बीच युवा है, इससे सवाल लेते हैं। नाम और सवाल। हमारा नाम बंटी राज, मैं कस्बा से हूँ। अभी जो हमारे चाचा बोल रहे थे नीतीश कुमार जी के विषय में, नीतीश कुमार पूर्णिया आए थे, वहाँ वादा किया था कि मैं पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, स्मार्ट सिटी, और अभी स्मैक सिटी बना के धर के चले गए। और हमारे 4 दोस्त जो अभी हमारे बीच नहीं है, यही स्मैक सिटी के कारण है। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि स्मैक को बंद किया जाए, नशा को बंद किया जाए, और यही हमारा नीतीश कुमार जी से कहना है। चलिए सर, नशा को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे बीच जदयू से हैं सर, आप जवाब दें। आप युवा हैं, आप अपनी बात को रखें, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उम्र अभी हमको लगता है 20 है आपका। आप 20 साल पहले जो बिहार था उसको आप नहीं देखें। अगर आप 20 साल पहले का बिहार देखे होते तो आपको पता चल जाता नीतीश कुमार बिहार में क्यों प्रासंगिक हैं, नीतीश कुमार क्यों बिहार के लिए जरूरी है। इसीलिए बची बात आपकी बात से मैं सहमत हूँ अंकल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर ये बिहार में दारूबंदी के रीजन से कितना लोग हमारे बीच, हमारे दोस्त वो नहीं है। ये नशा, कोरेक्स, स्मैक, कोडिंग और बहुत सारा नशा अभी जो सूखा नशा चल रहा है, इसके कारण युवा बर्बाद है। बिहार का बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा, आपके बात का आपको पता होना चाहिए, इस देश में सबसे जो खतरनाक क्या, सबसे जो दर्दनाक खतरनाक धारा है वो 302 का है। 302 बलात्कार और हत्या अगर कोई कर देता है, उसको जो सजा है वो देश में सबसे बड़ा सजा है। रुकिए
रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए, माइक पे सर, माइक पे बोले, माइक पे क्या बोलना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए, खड़े हो जाइए, चलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, आपने विकास की बात की है, विकास तो ऐसा हुआ है कि शिक्षा चले गया जहन्नम। जो मास्टर लेख नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, यही बहाली की है। और माननीय मुख्यमंत्री, जो आज पूर्णिया में जो हॉस्पिटल है, यहाँ आदमी मर के पूर्णिया ट्रांसफर करता है, क्यों? अब पटना भी मार के फेंकता है। ये क्या हो रहा नीतीश बाबू? ये सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो राशन को वितरण किए गरीबों के बीच में, कैसे आदमी दिए? आप क्या कहते हैं टैक्स देने वाले को? गरीब को 3000 रुपया लेके राशन कार्ड गरीब का छटवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए। 10,000 मैं जो ब्लॉक में लड़ते हैं, हे भाई गरीब का क्यों टाका 3000, गरीब के पास पैसा नहीं है। आप सर्वे किया जाए, कितना गरीब का नाम छटा, अमीरों ने राशन उठाया। मैं इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद अभी हम जलालगढ़ कस्बा परिवर्तन चाहता हूं। कैसा विधायक बने कि जनता को सुख दुख, आज मेरा दामाद मर गया, मैं गया था विधायक, हाँ, पानी नहीं मिला, मेरे विषय में 4 लाख पटना में माफ कराया, 2 लाख, मेरा दामाद गुजर गया। कटिहार में जाकर इरफान जी मेरा बेटी और दामाद का सम्मान दिया। मैं यही कहता हूं, जो विधायक गरीब और मरे हुए आदमी को बचाने का काम करे, मैं उस विधायक को चाहूंगा जो खाली मैं रोड नहीं देखूंगा। ये दिखाते हैं रोड, फलना, गरीब का राशन छीना, यही काम हो रहा है। नीतीश बाबू क्या किए बताइए? चलिए सर। नहीं। नीतीश बाबू जी, सुशासन बाबू ये कहे हैं गरीब को नीचे धंसा, पानी पी लीजिए, पानी। गरीब को नीचे धंसाओ, बड़ोकर का मन बढ़ाओ, गरीब का भूमि का जमीन छीनो। आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो जमीन दिया, वह बड़ोकर छीन रहा। सुशासन बाबू मर गया यहाँ का लोग। चलिए जवाब जदयू। इससे पहले जो क्वेश्चन किया जवाब दे देते हैं, फिर इन पर आएंगे। 300 का जो धारा है सबसे खतरनाक धारा है, उसमें फांसी भी हो सकती है। उसके बावजूद हत्याएं हो रही है, बलात्कार और हत्याएं हो रही है। उसी तरह से राज्य में शराबबंदी चल रहा है, लेकिन शराबबंदी कानून चल रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने नशा के कारण उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार द्वारा बनाया गया नियम आपको बता देते हैं, अगर लोग ट्रैफिक रूल का फॉलो करे तो एक्सीडेंट हो नहीं सकता है, लेकिन जो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन, ट्रैफिक रूल को तोड़ता है, वही एक्सीडेंट करता है। उसी तरह से सरकार द्वारा बनाया गया रूल है, जो आपको नशा नहीं करना है, आप नशा नहीं करिए, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हम इसीलिए खास करके जो 25 वर्ष तक के आयु के 25 वर्ष आयु के जो लड़के हैं, उनसे विशेष आग्रह करते हैं, आप स्मैक से, नशा से अपने आप को दूरी बनाइए और बिहार सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका पालन करिए। ये सही जवाब नहीं है बॉस, ये सही जवाब नहीं है। आपने दारू बंद करके एक बहुत बड़ा रकम राजस्व का आपने रोका, लेकिन वो दारू को बंद किसने कहा कि दारू बंद है? दारू बंद तो आम जन के लिए है, लेकिन दारू तो आज घर घर तक सप्लाई हो रही है, 5 मिनट में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये दारू इसलिए बंद कराया गया कि उनके ही लोग दारू का धंधा खुद ब खुद घर से करे, उनका लोग राजा महाराजा बने, इसलिए किया गया। शराब का बंदी का एक पक्षीय सिर्फ नहीं देखना है, शराब के बंद होने से मृत्यु दर घटा है,
रोड एक्सीडेंट की संख्या का आंकड़ा निकाल कर देखिए, वो घटा है। थाना के अंदर जाएंगे, जो पारिवारिक विवाद होता था, जो पड़ोसी से झंझट होता था, पति पत्नी में झगड़ा होता था, उसकी केस दर की संख्या घटा है। शराब का बंदी अगर कहीं असफल दिखता है तो इसलिए दिखता है कि इसी राज्य में ऐसे भी राजनीतिक पार्टी हैं जो कहते हैं कि मेरी सरकार बनने के 24 घंटा के अंदर हम शराब खोल देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग हैं, शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो अगर जो राजनीतिक पार्टी कहता है कि 24 घंटा के अंदर सरकार बनने के बाद हम शराब की बिक्री करेंगे, वो अच्छा है कि बुरा है? इसलिए सामाजिक चेतना की जरूरत है। और जो युवा मेरे कह रहे थे एस्मे के कारण, आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है और आपके बात से हम सहमत भी हैं। हम चाहेंगे कि आप युवाओं के बीच जाएं। सरकार के भरोसे समाज नहीं चलती है, समाज को अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करना है। और इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम यहाँ के युवाओं का आग्रह करना चाहते हैं, बाबू स्मोक मत करो। अगर एक अच्छी सरकार कहा है कि नशा मुक्त बिहार बनाएंगे तो उसमें आप संकल्प लीजिए, उनकी भागीदार बनिए और ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियों का विरोध करिए जो युवाओं को शराब में धकेलना चाहता है, जो ड्रग्स में धकेलना चाहता है, जो स्मैक में धकेलना चाहता है। और आज की ये जो चौपाल से जो विचार मंथन निकलेगा, और निश्चित रूप से इस जिले में इसका परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि शराब बुरी चीज है, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन शराब को बंद करवाकर मद्य निषेध अभियान चलाना, मद्य निषेध अभियान के ऊपर खरबों रुपया देश का खर्च करना, मद्य निषेध विभाग, मद्य निषेध मंत्री, मद्य निषेध न्यायालय, एक जिला में अलग से न्यायालय है, मद्य निषेध जज अलग बैठते हैं। तो मद्य निषेध अभियान के तहत खरबों रुपया आज देश का खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी शराब बिक रहा है। मुद्दा ये है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा बिक क्यों रहा है, कैसे बिक रहा है, किस स्थिति में बिक रहा है। बॉर्डर सील है, बॉर्डर पर चेकिंग होती है, उसके बावजूद भी शराब बॉर्डर से हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर में आ रहा है, यह भी एक विषय है। दूसरी बात, रोड एक्सीडेंट में जो आपने कहा कि रोड एक्सीडेंट दर कम हुआ है, रोड एक्सीडेंट दर कम हुआ, मैं सहमत हूं कि रोड एक्सीडेंट दर कम हुआ है, निश्चित मैं भी आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन जितना भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, पहले जब रोड एक्सीडेंट होता था तो उसका 4 लाख रुपया जो सरकारी मुआवजा था वो 100 समय मिल जाता था। भाई साहब आप पता कर लीजिए, अभी विगत 2 वर्षों से जो रोड एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए हैं, हर जगह थाना में फाइल पड़ी हुई है, उसका रोड एक्सीडेंट का 4 लाख रुपया अभी तक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे रीजन है कि उसको कोर्ट और परिवहन विभाग के थ्रू दे दिया गया है। परिवहन एमबीआई और कोर्ट के द्वारा मिलेगा, उसके लिए कोर्ट में एक स्पेशल जज होंगे, ठीक है, उस प्रक्रिया में डिले हो रहा है। गरीब लोगों को अभी तक वो 4 लाख रुपया भी नहीं मिल रहा, यह भी एक विषय है। इसको मैं ये नहीं करूं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, आप इस बातों को ऊपर तक पहुंचाइए कि रोड एक्सीडेंट में मृत्यु दर कम हुई, लेकिन जो मृत्यु हुई है उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिल रहा है, और शराबबंदी के बावजूद भी शराब बिहार में बिक रहा है। मुद्दा ये है। धन्यवाद। चलिए सर, अब सवाल पे आते हैं, सुनिए ना, अब सवाल पे आते हैं सर। ज्यादा से ज्यादा सवाल लेना चाहूंगा मैं जनता से। आप लोग जो है इसका जो रंग रूप है, जो रेखा, उसके अनुसार चलने दीजिए, क्योंकि जनता से सवाल ज्यादा से ज्यादा लेना होगा। चलिए, खड़े हो जाइए, नाम और सवाल। धीरज कुमार नाम हुआ। अभी बिहार में कस्बा विधानसभा का चुनाव को लेकर के अभी जितना भी पक्ष विपक्ष जो आए हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कस्बा विधानसभा में आए दिन जो जलालगढ़ मार्केट का जो स्थिति है, जो आए दिन जाम लगता है, बाजार का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। जितने भी विधायक टर्म में विधायक बन करके जीत के जाते हैं, लेकिन अभी तक कस्बा में जलालगढ़ मार्केट का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हुआ है? जो कि आए दिन जो है जाम का मामला, जाम का समस्या रहता है, जिसके कारण से जो है बहुत आम लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। क्योंकि ये सब मेन मुद्दा है मार्केट में, जो कि मार्केट में अगल बगल के जितने भी गांव हैं वो सारे लोग आते हैं मार्केट करने के लिए जलालगढ़। लेकिन जलालगढ़ का जो ये मुद्दा है, ये विशेष करके मुद्दा, इस पर किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है। आए, वादा किए, चुनाव जीते, बस चले गए, बस हो गया। रहा सवाल हमारा विपक्ष से कि आप लोग जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि चले भाई ठीक है, भाजपा का तो शासन 10 साल हुआ है, आया हुआ है, और विपक्ष तो राजद का भी समय देखे हैं, कांग्रेस का भी समय देखे हैं। पहले का जो स्थिति था और अब आज का जो स्थिति है, वो बिहार की जनता, आम जनता जो अच्छी तरह से वाकिफ है। इसीलिए करके गुमराह करने के चक्कर में मत रहिए। 10 साल जो भाजपा का शासन हुआ है, ये शासन आज तक जो है भविष्य में कभी भी ऐसा बिहार बनने लायक था ही नहीं। जो कि विपक्ष में सारे विपक्षी थे, राजद हैं, कांग्रेस हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई भी आदमी आज तक जो है
बिहार का विकास के बारे में कभी नहीं सोचे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से बिहार का बहुत बड़ा उद्धार हुआ है और आगे भी होते रहेगा। चलिए चंदन जी, आप इनका जवाब दे दें। बहुत अच्छा सवाल है। और निश्चित रूप से इन्होंने जो बताइए मुख्य समस्या है, और हर जनप्रतिनिधि का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, समिति हो, सबों की यह जिम्मेदारी बनती है। तो निश्चित रूप से जो विधायक का जो काम है विधायक अपना करते हैं, लेकिन इसके अलावे जो हमारे यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे ब्लॉक के प्रमुख हों, समिति हों, जिला पार्षद हों, यहाँ के स्थानीय मुखिया जी हों, हर थाना में हर बार कहीं ना कहीं शांति समिति की बैठक होती है। यह सब विषय थाने में रख करके इसका सुधार होना चाहिए। और जहाँ तक चौड़ीकरण का विषय है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जलालगढ़ मार्केट में चौड़ीकरण होंगी तो कितनी दुकानें, कितने मकानें टूटेंगे। ठीक है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो उसको भी देखते हुए इसका भी एक DPR पहले तैयार किया गया था, लेकिन उसको समय रहते हुए भी थोड़ा ठंडे बस्ते में इसलिए रखा गया कि वह चौड़ीकरण होने का मतलब है कि पूरा बाजार टूट जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर सारे लोगों की सहमति होगी कि नहीं चौड़ीकरण हो, मार्केट टूटे, तो उस पर भी लोग देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, जाम की जो समस्या है, तो यह सिर्फ जलालगढ़ की नहीं है। जिस तरह से आबादियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, जितना गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है, हाँ, इस बात को हम कबूल करते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैफिक सिस्टम चुस्त दुरुस्त नहीं है। बगल के ही राज्य आप बंगाल में जाइए, वहाँ इतनी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बगल में सिलीगुड़ी है, जो हम लोग का स्टेट है पूरा ईस्ट का, उसका एक हब है हम लोगों का, चिकन नेक के नाम से। वहाँ 6-7 स्टेट की गाड़ियाँ रहती है, फिर भी वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ दिक्कत नहीं होता है। बंगाल के गांव-गांव में भी ट्रैफिक की व्यवस्था है, लेकिन हमारे बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ पे बंगाल में आप देखते होंगे कि प्राइवेट कंपनी को ट्रैफिक दे दिया गया है, ट्रैफिक दिया गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये सरकार को भी इसके लिए, ये जो सरकार केंद्र में या राज्य में जो सरकार है, उनको भी इस पर ट्रैफिक सिस्टम पर देखना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे भाई साहब ने एक बात और रखा था, केंद्र सरकार 10 साल से, उन्होंने कहा कि 10 साल में बहुत कुछ व्यवस्था हुआ। ठीक है, तो 10 साल पूर्व जो हम लोग 5% टैक्स देते थे, 2% CST, 2% BST, 1% VAT टैक्स था, 5% व्यापारी देते थे। उसके बाद मोदी जी आए, GST का स्वागत हुआ, GST लागू किया गया, 18% GST, 28% GST। अब वो GST अब इतने लंबे दिनों के बाद, जस्ट ए फ्यू सेकंड, इतने लंबे दिनों के बाद 8 साल के बाद उसी GST में संशोधन किया गया कि अब GST आपको 18% देना है, 10% नहीं देना है। ये आपको जो है दीपावली त्योहार, ये महोत्सव, दीपावली महोत्सव है। तो ये हुआ कि पहले हमको 28 कोरे मारे जाते थे, अब हमको 18 कोरे मारे जाएंगे। क्यों भाई? इसलिए कि जहां 303 सीट था, 2024 में वो 240 हो गया, 63 सीट घट गया, तो GST भी घट गया। इसको अगर पूरा घटा दीजिएगा तो बहुत कुछ घट जाएगा। बहुत बहुत चलिए सर आगे सवाल पे आते हैं। सवाल और नाम। शक्ति मेरा नाम हुआ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस, RJD एंड BJP एंड JDU के लिए है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि 35 साल आप लोगों का शासनकाल देखा हो, यहाँ पे पर कैपिटल इनकम बिहार का 35 साल में अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है। और सारे स्टेट को मिला लिया जाए, 1912 में बिहार राजधानी बनी, उसी समय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कोची, क्या कहते हैं आपको, आंध्रा, ये भी स्टेट आया। ये चारों स्टेट डेवलप कर गए, और लेकिन हमारा बिहार आज भी 35 साल में सबसे नीचे स्तर पे है। इसमें आपका क्या कहना है? दूसरी बात, किशोर सर से, अभी आपने दारूबंदी पे जो बोले हैं दारूबंदी पे, जितने भी डेवलप स्टेट हैं इन छोड़ के आपके बिहार को, यहाँ पे एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, उसके क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। तो इससे तो बचा नहीं जा सकता कि दारू बंद है तो बिहार डेवलप कर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कांग्रेस वालों से, उन्होंने बोला कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लालू यादव के समय में था, क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी है? इंग्लिश आपकी प्रायोरिटी है नहीं, कोई भी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश होना जरूरी है। लालू यादव शासनकाल में आपके 8वीं क्लास के बाद इंग्लिश स्टार्ट होती थी, क्या वो स्टैंडर्ड था हम लोगों का? इससे हम चाह रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हुआ, वंदे भारत चला, फ्लाइट चला, पर कैपिटल इनकम यहाँ के लोगों का 6000 है, दिल्ली का भाड़ा 10,000 है, तो उस पर सफर कौन करेंगे? शराबबंदी के संबंध में हमसे पूछा गया है और उसको विकास के संदर्भ से जोड़ा गया है। विकास की जो दुनिया की अवधारणा है वो अलग है। भारत की अवधारणा नैतिक मूल्य के साथ विकास करना है, और भारत के समाज में नशा मुक्त हो ऐसा सोच है, नशा बंद होना चाहिए, ये हम सभी मानते हैं। गांधी जी भी माना था, और हमको लगता है कि आप अधिकांश लोग सब ये मानते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा शराब पिए, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा शराब पिए। तो शराब का बंदी और विकास दोनों दो चीज़ें हैं, ये नैतिक मूल्य के साथ विकास हो। जहाँ तक विकास की बात है, 35 वर्षों के संदर्भ में इनको भी आपको कटरिया वाइज करना होगा। आपको देखना होगा कि 15 साल पहले का बिहार, आज का बिहार,
निश्चित रूप से हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि बिहार में अगर प्रारंभ के दिनों से यहाँ का नेतृत्व अगर विकास सोचने वाले व्यक्ति के पास में रहता तो बिहार अभी और विकसित होता। लेकिन इस 15 वर्षों में जो बिहार ने जो विकास की गति पकड़ा है और उसके गति से आप सभी लोग यहाँ पर सहमत होंगे। 15 वर्ष पहले 1.5 घंटा लगता था जलालगढ़ से पूर्णिया जाने में, अभी आप 40 मिनट पर जाते हैं। आप निकलेंगे तो कहीं न कहीं विकास आपको दिखेगा, इसलिए विकास हो रहा है। हाँ, इस बात से हम आपको सहमत जरूर हैं कि 35 वर्षों के शासन में अगर 35 वर्ष तक विकास सोचने वाले व्यक्ति के हाथ में बिहार रहता तो बिहार निश्चित भारत के अन्य विकसित राज्यों से आगे रहता। और मेरा एक आप लोगों सबों से आग्रह है, और ये मैं हर जगह जहाँ भी युवाओं के पास जाता हूँ आग्रह करता हूँ कि नशा को विकास से जोड़ने का बात मत कीजिए। कि हम अगर शराब का प्रतिबंध हटा देंगे तो इतना पैसा इनकम हो जाएगा, हम अपने बाल बच्चों को शराबी बनाकर अपना समृद्धि नहीं चाहते हैं। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि विकास अलग पैमाना है, शराबबंदी दूसरा पैमाना है। हाँ, 15 वर्षों में विकास हुआ है, इससे आप सहमत हैं। चलिए सर, कांग्रेस से सर कुछ सवाल पूछा था उन्होंने, आप भी संक्षिप्त में जवाब बहुत अच्छा सवाल था कि आपने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया कि लालू जी के राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था, हिंदी की प्राथमिकता थी, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता था। उसके बाद फिर इंग्लिश की जो आपने बात की, तो निश्चित रूप से इंग्लिश तो हमारी प्राथमिकता में भी है और हिंदी भी प्राथमिकता में है। लेकिन आप यह देखें कि लालू जी का जो शासनकाल था उसके बाद बिहार में लगभग हमको लगता है 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। बीच में 1 साल के लिए महागठबंधन की भी सरकारें बनी थी जो नहीं चल पाई, ठीक ना। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आज जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ऐसा नहीं है कि वह 2014 के बाद ही देश में इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं। आप निकाल के, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सर्च कीजिए, इससे पहले भी कितने इंग्लिश मीडियम थे, कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, और कितना इंग्लिश में, चाहे वो उर्सलाइन हो, चाहे वो डॉन बास्को हो, सब जगह इंग्लिश की ही प्राथमिकता थी, ठीक ना। और लेकिन अब क्यों और किस परिस्थिति में इंग्लिश को भी कमजोर किया जा रहा है, यह तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही बतावे। धन्यवाद। सर, पर कैपिटल इनकम बिहार का कैसे इंक्रीज होगा ये जानना है यहाँ के लोगों तो की जो यहाँ आर्थिक सरकार, स्थिति जिनकी सरकार है बिहार में इनकम के लिए, तो वो बता सकते हैं। हमारी तो ना केंद्र में सरकार है, ना केंद्र में सरकार है भाई साहब, ना हमारी राज्य में सरकार है। हाँ, जहां तक इनकम की बात है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि आज एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है, जो खाली जा रहा है, लोगों के पास उतना फेयर नहीं है कि वंदे भारत को एफर्ट कर सके। प्लेन डोमेस्टिक एयर फ्लाइट खाली जा रहा है, बिहार के लोगों को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जी, तो आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बताया। बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ के लोगों का कैसे होगा ये जानना। चलिए, सत्ता पक्ष से फटाफट जवाब दे दीजिए सर। एक जन सत्ता पक्ष से कोई भी जवाब दे दें। जदयू से हमारे बीच आप एनडीए से राजेंद्र यादव जी, अच्छा आप जवाब दे दीजिए। आप हम लोग जितना नेगेटिव बिंदु पर प्रकाश डाल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उससे विकास को, हमारे नेताजी भी बता रहे थे, विकास को कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक डेवलप का सवाल है, पलायन पर भी कोई लोग बोले हैं कि पलायन हो रहा है। पहले के अपेक्षा आज, चाहे वो मक्का का फैक्ट्री लगा है, मखाना का फैक्ट्री आपके बिहार में लगने जा रहा है, सबको पता है कि सरकार पलायन के सवाल पर बहुत सचेत है और उस स्थिति, उसको निदान करने के लिए लगातार फैक्ट्री का निर्माण हो, बिहार में पलायन रुके, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। वो ज़्यादा समय नहीं लगना है। अब हमारा एक छोटा सा सवाल था कि अस्पताल पर जो बातें हो रही थी कि कोई अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, फलान नहीं है, ढेकान नहीं है, हम अपने माननीय विधायक जी से कहना चाहेंगे या जो उनके प्रतिनिधि हैं, कभी आपने 20 साल में सवाल तवाल उठाया है क्या? कभी आपने धरना पर, आप विपक्ष के नाते कभी आपने धरना प्रदर्शन किया है, याद है क्या? चाहे हॉस्पिटल के सवाल पर या विकास के सवाल पर या लूटपाट के सवाल पर। मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहूँगा कि आज अंचल की बात आप बोल रहे हैं, रिकमेंड के करता है, फलाना सीओ का यहाँ पोस्टिंग करिए, फलाना वीडियो का पोस्टिंग करिए, फलाना डीएसपी का पोस्टिंग, रिकमेंड तो आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। हो गया, परेशानी आपकी शुरू हो गई। चलिए सर, परेशानी शुरू हो गई। आप तक फिर एक सेकंड, रुकिए, रुक जाइए, बहुत देर से सुन रहे हैं। रुक जाइए, डाइवर्ट मत करिए। आप पहले बैठिए। हेलो, डाइवर्ट मत करिए। चलिए, अभी चौड़ी, आप
अरे बैठिए ना, सीट पे बैठिए। आप सीट पे बैठिए, सीट पे बैठिए। विधानसभा का सीट पे बैठिए। इस तरीके से कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। सीट पे बैठिए, आप सीट पे बैठिए। महाराज पहले विधानसभा के तरफ स्टेयरिंग घूमते, विधानसभा के तरफ स्टेयरिंग घूमते विचलित हो जाते, समझ में नहीं आती। क्या अगर सरकार की जिम्मेवारी है तो माननीय विधायक जी की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? लल बबुआ हैं, अगर अस्पताल बीमार है तो आप स्वस्थ हैं क्या? सब जनता जानती है, तो आप अपनी बात पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? मेरा कहना है कि अगर अस्पताल की वो स्थिति है, आप विपक्ष के लोग हैं, आपको सवाल दागना चाहिए। आज सड़क की चौड़ीकरण की बात भी माननीय हमारे प्रतिनिधि महोदय बोलते हैं घर टूट जाएगा, फलाना चीज उजड़ जाएगा, ये कोई जवाब नहीं है। आपको मैं बता दूं माननीय सांसद प्रतिनिधि जी, इसके बाद हम बोलेंगे भी नहीं, अब सार तथ्य आप जान लीजिए। आपको पता है कि कितने राशि का सरकार का दुरुपयोग आपके माननीय विधायक जी किए, ही पता है? अगर नहीं पता है, मैं आज आवाम के बीच रख रहा हूं, जवाब कृपया दे दीजिएगा। ज्यादा दूर नहीं, ये बगल में बेला रिकाबगंज पंचायत में जो चिमनी बाजार से बेला रिकाबगंज को जोड़ने वाली सड़क है, आपने दोनों साइड 10 बरस पहले रोड बना दिया और पुल आपने नहीं बनाया, सड़क ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, नदी में कट गया। इस दुरुपयोग राशि का जिम्मेवार कौन है? आप बाघमारा से रिकाबगंज जाने वाली सड़क पता है, उधर बन गया, इधर बन गया, बीच में लोग जाता ही नहीं है। वो जो दोनों साइड आपने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चलिए, नाम और सवाल। चलो शांति बनाए रखिए, देखिए सवाल हो रहा है, सुनिए सब लोग शांति से। चलिए, नाम और सवाल। नाम ऋषभ राज। मेरा सवाल कस्बा के वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि से है। शांत हो जाइए, सवाल हो रहा है, सवाल सुनिए। मेरा सवाल कस्बा के वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि से है। आज इलेक्शन का दौर आया तो आप सारे तमगे के साथ जाग उठे हैं। आप जो ये 15 साल जो आप विधायक में रहे, कस्बा में आपका विकास कहाँ दिख रहा है? अभी जो आप ये जलालगढ़ बाजार है, ये मात्र 10 मिनट में डूब जाता है बारिश में। उसके बाद कस्बा चलिए आप, कस्बा का जो मेन रोड है नेहरू चौक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी 10 मिनट में बारिश में डूब जाता है। तो क्या विकास हुआ आपके दौर में? उसके बाद कस्बा की जो मेन सड़कें हैं, जो 90% लोगों जो कस्बा के नगर परिषद के लोग जो यूज करते हैं, मदार घाट से आपका नेहरू चौक जो जोड़ता है जो रोड, वो 20 साल से जर्जर पड़ा हुआ है, ना नाला है उसमें। तो आपका विकास कहाँ दिख रहा है? सवाल किससे था? सवाल किससे था? सवाल था मेरा वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि से। अच्छा, ठीक है, जवाब दें सर। जहाँ तक जल जमाव की समस्या है, सड़कों की समस्या है, तो ये आज से नहीं है, सब दिन से है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक 2 मिनट जहाँ तक कस्बा का, जहाँ तक आपने कस्बा पहले बोलने दें, पहले जवाब सुन लीजिए। जहाँ तक आपने कस्बा और जलालगढ़ का बात किया, तो कस्बा में जो जल जमाव है उसका 5 करोड़ का योजना उसका ऑलरेडी सेंक्शन, यहाँ कस्बा के हमारे पत्रकार बंधु वगैरह भी बैठे हुए हैं, जो नाला का दोनों साइड से, क्या गलत मैं बोल रहा हूँ क्या? 5 करोड़ का वो योजना उसका सेंक्शन हो चुका है। और दूसरी चीज, मदार घाट जो टूट चुका था बांध, उसका भी मरम्मत हुआ मिट्टी से, लेकिन उसका 7 करोड़ का मदार घाट मरम्मत का, जो कस्बा में जो पानी घुसता था, हाँ बांध पे सड़क का, ठीक है, वह भी उसका 7 करोड़ का योजना जो है वो ऑलरेडी पास हो गया है। वह भी क्यू में है, वह भी काम होने वाला है। वह भी नाला, कस्बा का भी नाला। हाँ, एक जलालगढ़ का समस्या, जलालगढ़ का अपने नाला, मैं आपका सिलसिलेवार ऐसे एग्रेसिव होके बोलने से नहीं होगा, मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं, ठीक है। उन्होंने जो मुझे बताया कस्बा के जल जमाव की समस्या, तो मैंने उसे बताया कि वो ऑलरेडी हो चुका है सेंक्शन, ठीक है। और आप वो तो देख रहे हैं, लेकिन कस्बा, लेकिन नहीं, आप उस चीज को पहले सुनिए, उसको आप धैर्य पूर्वक सुनिए, ठीक है। वह क्यू में है, वो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है। मदार घाट जो टूट गया था उसका भी 7 करोड़ से सेंक्शन हो चुका है। और बहुत सारे चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि विकास हुआ भी है।
आज आप देख सकते हैं जलालगढ़ से आप बकनिया जा रही है, ये भी सड़क आपका बना है। आपका कल तक दादर घाट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले आप दादर घाट हल्ला करते थे, आज नहीं, दादर घाट का कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये होता है। कल तक मुद्दा दादर घाट था, लेकिन आज मुद्दा नहीं है, इसलिए क्योंकि वो दादर घाट बन रहा है। वो दादर घाट 15 वर्षों से टूटा हुआ था, किसी भी प्रतिनिधि से नहीं हुआ। जो यहाँ पूर्व के सांसद थे, जो 10 साल सांसद रहे, वो भी उसको नहीं बनवा पाए। फिर माननीय विधायक अफाक साहब के ही सहयोग से वो दादर घाट, आपके जस्ट बगल में जलालगढ़ में ही दादर घाट, ठीक है, वो बन रहा है। सुरहा घाट, धनखनिया घाट, मैं क्या बताऊं आपको, कस्बा कॉलेज चौक, गेरुआ घाट, तो ये बहुत सारे कम से कम 24 बड़े पुल हैं। 24 बड़े पुल है जो HL पुल होता है, जिसमें पाइलिंग होती है, जिसको HL बोलते हैं, HL पाइलिंग वाला पुल। 24 पुल आपका ऑलरेडी बन चुका है, बड़ा पुल। बहुत सारी सड़कें भी बन चुकी है। अब बहुत ऐसी मतलब सैकड़ों पुलें हैं, छोटी छोटी पुल है, जो मैं आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता हूँ। सवाल बनना भी है, लेकिन अभी तक बना भी नहीं है। विपक्षी जो लोग हैं उनको भी विकास दिखने लगा, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इनको भी विकास। चलिए सवाल ले लेते हैं, जनता से सवाल ले लेते हैं। चलिए नाम और सवाल। सर नाम मेरा चंदन कुमार पासवान। मेरा सवाल है वर्तमान के जो है विधायक जी से हैं, चंदन सर से। अरे भाई शांति बना रखो ना, कार्यक्रम जो है बहुत लेट हो रहा है, अभी इसके बाद हम कार्यक्रम को बंद कर देंगे, तो सवाल नहीं हो पाएगा। शांति नहीं बना रख रहे हो, अभी बोलोगे सवाल नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे हो। चलो नाम और सवाल। मेरा नाम चंदन कुमार पासवान। मेरा सवाल है वर्तमान के जो विधायक जी हैं, अभी जो है चंदन सर जो बैठे हैं, ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एकम्बा पंचायत के जो है, अभी एकम्बा से खाताहाट की ओर जो जाता है, वो 2017 से अभी तक नहर के पास टूटा हुआ है। तो सर से ये सवाल है कि वो क्यों नहीं अभी तक बन रहा है। और दुनिया टोल के जो सड़क है, अभी इधर ही हाल ही में बना है, रोड पे जो है गड्ढा है, उसका मेरे पास प्रमाण है। वो जो सर दिन में कई बार जाते आते हैं, खाता बाजार जाते हैं, बाजार में भी जो बांध पे चढ़ने का रास्ता नहीं है, सर कई बार जाते हैं। दुनिया टोल होके जो है पेट्रोल पंप जाते हैं विधायक जी जो है कई बार खाताहाट भी गए हैं। यही सवाल है सर से, सर का घर भी वही है। चलिए रोड निर्माण, चंदन जी इनका जवाब दे दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो एकम्बा में एक जगह बताया, वो पुल के पास जो टूटा हुआ है धुनिया टोल से आगे, वही ना बता रहे हैं। तो आपको शायद याद होगा कि महावीर स्थान से लेकर के धुनिया टोल होते हुए चिल्हनिया जाने वाली रोड जो थी, वो बहुत जर्जर स्थिति में थी ना। 15 साल तक सारे नेता वहीं पे थे, उसी सड़क में थे, सारे जनप्रतिनिधि उसी रोड में थे, लेकिन वो नहीं बन पाया था। वह रोड माननीय विधायक अफाक साहब के ही कार्यकाल में बना। एक जगह जो टूटा हुआ बता रहे हैं, वो पुल के पास, वहाँ कुछ स्थानीय जी वो सड़क धुनिया टोला के आगे होते हुए वह बना। महावीर स्थान से फिर खाताहाट आप देख लीजिए, भठेली बिसंथा से आप खाताहाट होते हुए आप देख लीजिए। एक दूसरा चीज आप खाता बांध को भी आप देख लीजिए, 10 साल पूर्व बना था, जो जर्जर हो गया है, फिर वह दोबारा बनने जा रहा है। जो कि जर्जर हो चुका था, फिर वह दोबारा बनने जा रहा है, वह दोबारा भी बनने जा रहा है। धन्यवाद। चलिए नाम और सवाल। सर सवाल पूछिएगा, काम नहीं। मेरा सवाल, मैं वरुण कुमार विश्वास, एक जलालगढ़ ग्रामीण। मेरा सवाल है माननीय विधायक प्रतिनिधि से कि आप 10 साल हम लोग, भैया चुपचाप रहिए, 10 साल तक हम यहाँ एनडीए का 58 कस्बा विधानसभा एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, हम इंडिया का हिस्सा रहे। आज NH से लेके सौठा तक आज इतना बड़ा रोड पे गड्ढा हो गया, जो यहाँ के हमारे पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने बनाया। इसके बाद माननीय विधायक जी उस पर एक टोकरी गिट्टी देने का काम नहीं किया। और जो माननीय सांसद जी पप्पू सिंह जी जिन्होंने जो महियारपुर से लेके धनगमा तक रोड बनाया, आज तक मेरा रोड उसी घर में उसी जगह पड़ता है। आज एक हठुआ गड्ढा है। हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, हम यूपीए का हिस्सा कस्बा विधानसभा है। आखिर ये विकास कहाँ रहा? शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मत कोसिए। अगर शराबबंदी में सबसे बड़ा दोषी है तो वो कांग्रेस और राजद है। चलिए चंदन जी जवाब दे दीजिए इनका भी फटाफट। निश्चित रूप से शराबबंदी में दोषी कौन है, दोषी कौन नहीं है, यह मुद्दा ही है। मुद्दा यह है कि शराबबंदी के बाद भी शराब आ कहां से रहा है। मुद्दा यह है, देखिए मुद्दा किसने बंद किया, क्यों किया, नहीं मुद्दा नहीं, सुनिए भाई साहब सुनिए। शराबबंदी सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी सुनिए, सवाल पूछ रहे हैं तो पहले जवाब सुनिए, उसका भी जवाब मिलेगा। दूसरी बात,
शराबबंदी मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है कि आप शराब छोड़ करके हमारे युवा सूखा नशा पे जा रहे हैं, स्मैक पे जा रहे हैं, वो भी मुद्दा है। नहीं, डाइवर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आपने शराबबंदी की बात भी कही है, मैं वो जवाब दे रहा हूँ। तो फिर ये भी देखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके युवा भटक रहे हैं, स्मैक पे, सूखा नशा पे जा रहे हैं। खैर चलिए, दूसरी बात सड़क का। आपने जो मुख्य रूप से सड़क की बात की है, सड़क पूर्व में बनी थी, आपने जैसा बताया कि पूर्व के जो सांसद थे उन्होंने बनाया था, उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ, ये आपका कहना है, ठीक है। तो उस सड़क से मैं भी कई बार गुजरा हूं, मैं भी जाता हूं, सोठा में मैं भी काम किया, सोठा की स्थिति को मैं जान रहा हूं, वह सड़क की क्या स्थिति है, वह सड़क की ऐसी स्थिति क्यों है, वह भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज को कहने में कि मैं जो विधायक प्रतिनिधि या फिर जो आप भी कह ले हमें, ठीक ना, वह सड़कें भी आपका ऑलरेडी डीपीआर उसका बन चुका है। हाँ, यह है कि विलंब हुआ है, लेकिन वह बहुत जल्द आपका वह काम होगा, निश्चित रूप से। डीपीआर बन चुका है, वह भी सड़कें हैं क्यों? नहीं, वो भी सड़कें क्यों में? आपने मन कहा कि टेंडर हुआ तो ठीक है, विलंब क्यों हो रहा है? बाहरी टेंडर कर लिया तो नहीं बनेगा। नहीं भाई साहब, विलंब क्यों हो रहा है? विलंब क्यों? बाहरी अगर ठेकेदार है तो नहीं बनेगा। विलंब क्यों हो रहा है? विलंब क्यों हो रहा है? विलंब क्यों हो रहा है? विलंब इसलिए हो रहा है कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया है, चौड़ीकरण की प्रक्रिया। अब वो सड़कें चौड़ी बनेंगे, वो जो सड़कें हैं वो चौड़ी बनेंगी, इसलिए भाई भतीजा अगर टेंडरबाजी कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। अगर वही टेंडर जगह खाली करिए, पहले जगह खाली करिए, थोड़ा सा काम नहीं होगा, गैप बनाइए। जो काम नहीं होता है, वो 12 फीट थी, अब वो 18 फीट बनेगी, चौड़ी बनेंगी सड़कें, इसलिए विलंब हुआ है। चलिए सर, अगला सवाल लेते हैं। चलिए सवाल लेते हैं, सवाल पे आते हैं। शांति बनाए रखिए, सवाल सुनिए। आपके बीच से कितने अच्छे सवाल हो रहे हैं, सवाल सुनिए। देखिए, मेरा नाम गौरव पंकज है, मैं कसबा विधानसभा से हूँ। मेरा सवाल एनडीए के 35 साल से यह भर रहल छै यहाँ पर सर। 15 साल ओकरा राज्य में डूबले बिहार और 20 साल एकरो राज्य में डूबले बिहार और कुछ दिन दोनों मिला के डूबल के बिहार। चलिए इत्तेफाक जी, सवाल सुनते हैं अब। देखिए, सवाल तो जनता को, एक मिनट शांति बनाइए। सवाल तो जनता को पूछना था, लेकिन यहाँ जनता से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी के आ चुके हैं, जो गड़बड़ हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं एनडीए के नेताओं से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, शराब पीना बुरी बात है। किशोर भैया, शराब किसने पिलाया पूरे बिहार वासियों को? लालू जी के 20 साल के सरकार में 1132 दुकानें थी पूरे बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में ये बढ़ के 3200 कुछ हो गया। शराब किसने पिलाया? शराब किसने पिलाया? और दूसरा सवाल राजेंद्र बाबू आपसे, आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है तो विधायक जी धरना पे क्यों नहीं बैठते हैं? अमीर सुबहानी साहब बीमार पड़े कहाँ गए? एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स। मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ते एयर एम्बुलेंस से एम्स। आम जनता कहाँ जाए? आप बोले स्वास्थ्य बढ़िया, मेरा भी विधायक जाता है। सवाल सुने पहले। आम जनता कहाँ जाए? कहाँ जाए आम जनता? आप कहे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, विकास हुआ, ये बना वो बना, तो माननीय भाजपा विधायक खेमका जी का टिकट कैसे कट गया इतना विकास होने के बाद? अगर पूरा बिहार में विकास हो रहा है तो उन जगहों पे क्यों नहीं विकास हो रहा है जहां राजद और कांग्रेस की विधायक है? वहां कौन दोषी है? अगर विधायक दोषी है उनको भी सामने लाना चाहिए, अगर सरकार दोषी है उनको भी जनता के सामने आना चाहिए। चलिए एनडीए की तरफ से कोई एक जवाब दे दें। आपका अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए ना। हॉस्पिटल पर इलाज के बारे में बोले, ये निष्पक्षता अगर है, ध्यान अगर है, तो कल का हॉस्पिटल और आज का हॉस्पिटल में अंतर दिख रहा नहीं दिख रहा? अपने दिल पर हाथ धर के सोचिए कि अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरा, सुना जाना चलिए पहले जवाब सुनते हो ना, जवाब सुनिए पहले। नेताओं का इलाज, पटना के भी लोगों का इलाज बाहर दिल्ली क्यों हो रहा है? एक सवाल है आपका। तो वो पटना से भी लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से भी भेलोर जाते हैं, वगैरह वगैरह जाते हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल आप नहीं, सवाल ये पूर्णिया का सवाल है। श्रीमान ये पूर्णिया का सवाल न बोल रहे हैं आप, सवाल पूर्णिया का है ना। ना अभी आप हॉस्पिटल पर पूर्णिया पर जानना चाह रहे हैं आप। दूसरा आपका सवाल अलग है। गौरव जी का प्रश्न बिल्कुल सामाजिक है। एम्स इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन अब एम्स बिहार में भी खुला है, कल एम्स नहीं था। अभी सभी मेडिकल को, जितना भी जिला का हॉस्पिटल था वह मेडिकल कॉलेज के में वो प्रोन्नत हुआ और वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरी है।
सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड हो गया। गांव के अंदर जो है, अब आप एक ही दिन में देखिए, जब विकास की तुलना करना पड़ेगा तो पहले की व्यवस्था आज की व्यवस्था के आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपका सदर हॉस्पिटल पहले से बेहतर है कि नहीं है कि नहीं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है? बिहार में एम्स खुला है कि नहीं खुला है? तो ये सारी चीजें चलिए फटाफट जवाब दे सर, अगले सवाल पे नहीं तो आएंगे हम। शुद्ध जवाब नहीं है किसी के पास। नहीं है। हो गया सर, अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल सर। मेरा नाम रामानंद शर्मा है। मेरा घर चक पंचायत में है, जलालगढ़ प्रखंड, विधानसभा कस्बा है। विकास की बात तो बहुत हुई, बहुत सुने, किसी से छुपा नहीं है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बच्चा बूढ़ा सबको लोग मोबाइल में देख रहे हैं विकास। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे गौरव भाई बोले कि नेता लोग नाम तो नहीं जानेंगे, चले जाते हैं, लेकिन हम कस्बा विधानसभा से हैं। जलालगढ़ में हम बीमार पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? जलालगढ़ अस्पताल में जाएंगे। तो विधायक जी कहाँ के हैं? वो क्यों नहीं हम लोग को देखते हैं? कभी आते हैं? अभी लोग बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 12 बजे रात को आके यहाँ देखेंगे कि कौन पेशेंट कैसा है। विधायक जी हम उनको चुने हैं ना। मेरा सड़क जर्जर है, मेरा अस्पताल गड़बड़ है, शिक्षा नहीं है स्कूल में। सबसे पहले हम उनको चुने हैं, हमारे नज़दीकी हैं, हमारे विधानसभा के विधायक जी हैं, उनको देखना चाहिए। हम तो उनको 10 साल में नहीं देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं। चलिए विधायक प्रतिनिधि बैठे हमारे साथ। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम जिसको प्रतिनिधि चुने हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हमने जिनको चुन के भेजा है, जिम्मेदारी उनकी है। सवाल आप उनसे करेंगे, बहुत अच्छी बात है, निश्चित रूप से सवाल उनसे होना चाहिए। लेकिन हर एक प्रतिनिधि की अपनी अपनी कार्य क्षेत्र की एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है, और हर प्रतिनिधि कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। चाहे आप मुखिया से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जिला परिषद का काम कर दे, जिला परिषद से आप उम्मीद नहीं कर सकते वो विधायक का काम कर दे, और विधायक से आप मुख्यमंत्री का, आप विधायक से एक मुख्यमंत्री का आप देख रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा, मैंने इस बात को स्वास्थ्य संबंधित बात को मैंने पूर्व में ही कहा कि यह समस्या सिर्फ जलालगढ़ की नहीं है, यह समस्या पूरे बिहार की है, यह पूरे बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, ये सिर्फ कस्बा की समस्या नहीं है। हाँ, बहुत बार तो आप देख सकते हैं यार। हाँ ना मालूम, सब लोग क्या बता रहे हैं हमको? 30 बेड का अफाक साहब 50 बेड का अस्पताल बना देंगे, उससे क्या मतलब है भाई? डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल क्या काम का? मानते हैं अफाक साहब 30 बेड का अनुशंसा किए हैं, वो बनने जा रहा। 30 का 100 बेड का अस्पताल बना दें, उससे क्या होने वाला? डॉक्टर नहीं रहेगा, दवाइयां नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, राज्य सरकार की ना जिम्मेदारी है। ये सिर्फ जलालगढ़ का विषय थोड़े है, ये तो पूरे बिहार का विषय है भाई साहब। धन्यवाद। चलिए मुद्दा तो उठाना चाहिए। सवाल नाम और सवाल सर। सर मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। अभी अंकल जो बताए कि हमारे क्षेत्र का विकास देखने के लिए, निगरानी करने के लिए हमारे वर्तमान विधायक जी क्षेत्र में जाएंगे या नीतीश कुमार आएंगे? एकदम सत्य बात है। आज तक बताए विगत 15 साल से हमारे वर्तमान विधायक जी कब क्षेत्र घूमने गए हैं? व्यवस्था अभी देख लीजिए, स्कूल का व्यवस्था एकदम दर से बदतर है। आज हम लोग यहाँ चचरी पुल देख लीजिए, दियारी से संझेली जाने वाली सड़क, आज उसमें विगत 11 महीना तक आदमी वो सड़क में नहीं चल पाता है, क्योंकि वहाँ पे एक चचरी पुल हम लोग ग्रामीण सहयोग से बना है। लेकिन वर्तमान विधायक जी 15 साल से डीपीआर हर बार डीपीआर लेके जाते हैं कि सड़क पास हो गया है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। दूसरी बात, अभी आप देख लीजिए मदरसा चौक से जो दियारी जाने वाली सड़क है, जर्जर बनी हुई है। अभी बाढ़ का पानी आता है कोसी में, पुल हिलने लगता है, ग्रामीण सहयोग से मिट्टी भराई होता है। विधायक कहाँ सो के रहते हैं? अगर नीतीश कुमार के राज्य में जितना दारू बेचने वाला दोषी है, उतना हमारे वर्तमान विधायक भी दोषी है। इनके संरक्षण में आज दारू घर घर पहुंच रहा है। विधायक जी आवाज कहाँ उठाते हैं कि दारू कहाँ से आता, क्यों आते हैं? चलिए, सड़क निर्माण बार सर मुद्दा शायद बन रहा है इस विधानसभा क्षेत्र का। अच्छा, आपने कहा है कि विधायक नहीं आएंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी आएंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी आए हैं जलालगढ़ प्रखंड में, एक बार नहीं 3 बार उसी बेगमपुर में गए हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जी के जाने में करोड़ों रुपया का सड़क रात भर में बनाया गया। तो मुख्यमंत्री जी भी आते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए, विकास को देखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ विधायक जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी आते हैं और मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। आज जो विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कस्बा विधानसभा में वो बोलते रह जाते हैं। एक कहावत है ना, क्या कहते हैं उसको,
कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। तो वही स्थिति है, केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, आज आपके साथ सौतला व्यवहार कर रही है। सरकार इनकी नहीं है, राज्य में इनकी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं है। जो भी ये मांग करते हैं इनको समय नहीं मिलता है, ये भी आप देखिएगा। और उसके अलावा जहां आपने कहा कि आप ही देखिए ना, आप ही के बगल में जो ठट्ठा घाट था, जहां 25-30 साल से आजादी के बाद से लेकर के आज तक वहां कोई पुल नहीं बना था, आप ही घर के बगल में ठट्ठा घाट में पुल बना, वह भी विकास हुआ। उस चीज को भी देखिए, आपके बगल में जो विकास हुआ उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। चलिए अभी हम आगे आते हैं कि हमारे कार्यक्रम का जो लास्ट भाग है उसमें हम बारी बारी से सबसे पहले हमारे बीच राजेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं। ठीक है सर, अगर आपको आपके विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो आपको लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रमुखता से करना चाहिए, आज जनता को बताइए। सबसे पहले जहां सदियों से विकास का रोशनी नहीं पहुंचा है, प्राथमिकता के तौर पर वो एरिया, वो ग्राम है। आज भी मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा था कि आप विधानसभा का एक गांव को जान रहे हैं। आज भी जो हमने कहा कि श्रीनगर का सिंघिया पंचायत में एक पटना रहे का गांव है। अरे बाबा, अरे होने के लिए तो मैं भी कहा कि पलायन रोकने के दिशा में कार्रवाई हो रही है। आप बोलने तो दीजिए, जहाँ कहे ना, जहाँ विधायक जी पर स्टीयरिंग घूमता है तो हल्ला स्टार्ट हो जाता है। भाई ये चैप्टरे को क्लोज करवा दिया जाए कि सरकार पर बोलिए कृपया, माननीय विधायक जी पर नहीं। ऐसा ही लगता है जब हाल है। भाई परेशान क्यों हो जाते हैं, जरा सा सुनिए तो। चलिए वहाँ इशारा दिया, सुनिए। अरे इशारा दिया जा रहा है। सर आप बताइए ना, 5 मुद्दे फटाफट गिनवा दीजिए। 1 2 3 4 5 मुद्दे गिनवाइए फटाफट, जनता को समय कम है सर, इसलिए 5 मुद्दे। विकास जहां नहीं हुआ है, सदियों से जहां विकास की रोशनी, अरे बाबा, अरे बोलने के लिए तो गजब स्थिति है। अगर वही प्लानिंग कर रखे हैं तो बोलने का मौका काहे दिलवा रहे हैं? अगर वही प्लानिंग रखे हैं तो सरकार पर बोलता है तालियां बजाते हैं, और आप पर बोला जाता है तो गालियां समझते हैं। ये कौन सी बात है? कृपया सुनने का आदी होइए, सुनिए। तो हमने बोला कहाँ है? चलिए बोलने दीजिए। बोला कहाँ है? सर आप ध्यान मत दें, सर इधर ध्यान मत दें। बात से परेशान क्यों हो रहे हैं? बात सुनिए, आप सीधे देखें, जनता आपके सामने बैठी, उधर सीधे देखें। 5 मुद्दे गिनवाइए ना फटाफट। ले लीजिए आप ही लोग, माननीय आप ही लोग रख लीजिए। नहीं आप ही लोग बोल लीजिए। नहीं, यदि आप किसी सम्मानित व्यक्ति को बुलाए हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। बोलने दिया जाए भाई, बोलने दिया जाए। मेरा सवाल है, हमें बोलने से किसने रोका? माननीय विधायक जी के भाई ने। मेरा यही सवाल है, आप क्यों रोकते हैं साहब? आप तो खुद ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं, आपको नहीं पता हम कहां का बात बोल रहे हैं? आपको नहीं पता, तो आप क्यों परेशान होते हैं? या कहिए हम लोग ना बोलें, अब बोलें तो माननीय विधायक का नाम न लें, बात खत्म है। तो हमने कहा कि श्रीनगर का वो गांव आज भी श्रीमान, भगवान को साक्षी रख के मैं कहता हूं, चारों बगल नदी से घिरा हुआ, आदिवासी और इसी देव 2 ही जाती है। आज तक उसको आज़ादी नहीं मिली, न चंपानगर जा सकता है न श्रीनगर। महिलाएं कपड़ा उठा के टपती हैं, पहला। दूसरा, इनको पूछ लीजिए, झुन्नी स्तंभ बरार का एक श्री मोदी रहका है जहां शुद्ध आदिवासी निवास करते हैं और 3000 मतदाता है वहां। कहीं से कहिए कोई निकास है क्या? न केनगर जा सकता है न पूर्णिया के तरफ महिलाएं कपड़ा उठा के जाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। इस तरह का 3 टकिया गांव है, नया नगर है रामनगर के बगल में, आप कहीं से गांव नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे दर्जनों गांव हैं। श्रीमान का जो क्वेश्चन था मेरा है कि हम लोग को यदि मौका मिलेगा, अगर एनडीए गठबंधन को मौका मिलेगा कि जहां सुदूर देहात है, जहां रोशनी आज तक विकास का नहीं पहुंचा है और माननीय नीतीश कुमार जी के कानों तक बातें नहीं गई है, चोरी छिपे उस बातों को दबा के रखने का काम किया गया, मैं उनको उजागर करूंगा और विकास घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये हम संकल्प लेते हैं किसी भी परिस्थिति में। और सत्य बोलना कभी गुनाह नहीं होता है। हम जो किए हैं अच्छी बात है, गचना चाहिए, उसमें बोलने की क्या दिक्कत है, घबराने की क्या बात है? क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ? अभी जो बता रहे थे कंबा के लोग, साल नहीं लगा है श्रीमान पुल का, चलिए फोटो है, अब पुल धंस गया।
चलिए सर, पहला मुद्दा हो गया, दूसरा मुद्दा बताइए। फटाफट 5। दूसरा मुद्दा आप बताइए। एक हो गया आपका, दूसरा बताइए। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने का काम करेंगे। एनडीए का सरकार है और एनडीए के यहाँ विधायक होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा को हम लोग और विकास प्राथमिकता के तौर पर लेंगे। जो परेशानियां आज दिख रही है, ये परेशानी से हम लोग निजात दिलाने का काम करेंगे। इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। और हमारे माननीय विधायक भी अगर चाहते तो ये बातें दूर होती। इन्होंने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया। सबसे दुखद बात ये रही। प्रयास होता तो समाधान भी होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच किशोर कुमार जायसवाल जी बैठे हुए हैं। सर, अगर आपको इस क्षेत्र की जनता का प्यार मिलता है तो आप बताइए कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ करना चाहेंगे? मेरा पहला कार्य होगा कस्बा को अनुमंडल का दर्जा मिले। दूसरा, महिला महाविद्यालय इस क्षेत्र में होना चाहिए। तीसरा हमारा है, हमारा जो विधानसभा है थोड़ा संवेदनशील है, इसे पुलिस चेक पोस्ट भी हम बढ़ाएंगे कि जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती हो। चौथा हमारा है, हमारा जो क्षेत्र है मक्का और आलू का उत्पादक क्षेत्र है, उस और काफ़ी यहाँ युवा पढ़े लिखे हैं। हम चाहेंगे कि उस पर आधारित कोई एक उद्योग लगे जो यहाँ पर किसानों को उचित मूल्य भी मिले और इनको रोजगार भी मिले। और हमारा जो 5वां है कि ये जितना भी आप देख रहे हैं बस स्टैंड, ये अव्यवस्थित है। हमारी माताएं बहनें जब गाड़ी पकड़ने जाती है तो बड़ी परेशान हो। मैं खुद देखता हूँ वहाँ पर व्यवस्थित बस स्टैंड हो, जहाँ पर अगर एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी पकड़ने में अगर 1 घंटा का समय लगे तो हमारी माँ बहनें सुरक्षित रूप से बैठे, वहाँ पेयजल की व्यवस्था हो और उनको लगे कि हम सुरक्षित हैं। ये मेरा 5, हम बने न बने, हम बनेंगे तो हम करेंगे। और जो बनेंगे उससे मेरा निवेदन होगा कि सभी दलगत राजनीति को छोड़कर इस कस्बा विधानसभा के हित में ये 5 मुद्दा अवश्य करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच चंदन सिंह मौजूदा विधायक के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सर, अगर आपको दोबारा से आपके जनता का प्यार मिलता है तो शायद आपको ऐसा लगता हो कोई कार्य छूट गए हो, क्योंकि एक समय में सारे कार्य करना संभव नहीं होता है। कुछ कार्य शायद छूट गए हो, आप जो करना चाहेंगे प्रमुखता के साथ वो बता दीजिए। आप लोगों का विश्वास अगर पुनः फिर इनको मिलता है, आफाक साहब को, हमारे दल को, तो निश्चित रूप से जो बचे हुए कार्य हैं, जो पुल पुलैया हैं जो नहीं हो पाए हैं, जो सड़कें अभी तक में नहीं हो पाई हैं, वह तो प्राथमिकता रहेगी ही। दूसरा, जलालगढ़ डिग्री कॉलेज, ये प्रमुखता है, अभी भी है और हमको लगता है कि वह अभी भी हम लोग के प्रमुखता में है और यहाँ पे डिग्री कॉलेज का भी निर्माण होगा। तीसरा चीज़, जो हर जगह सड़कों पर यात्री शेड, जो महिलाएं आती हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, यात्री शेड का निर्माण होना चाहिए, जो और भी राज्यों में है। आप देखे होंगे बहुत सारे राज्यों में जगह जगह पे 10-5 किलोमीटर पर यात्री शेड है। जलालगढ़ बाजार में भी यात्री शेड, कस्बा बाजार में भी यात्री शेड, और खासकर जहाँ जहाँ भी बस स्टैंड है। चौथा, जहाँ जहाँ भी बस स्टैंड है वहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, क्योंकि हमने देखा है कि जिनको गाड़ी पकड़ने में 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो जलालगढ़ ओवर ब्रिज के नीचे का व्यवस्था हो या कस्बा में हो, तो वह भी प्रमुखता में है। शौचालय को भी प्रमुखता में लिया जाएगा। और तीसरा, जो शिक्षा का जो सबसे बड़ा विषय है, जो बड़े बड़े जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुल चुके हैं, भवनें बन चुकी है, बहुत सारे भवन हमारे विधायक जी के कार्यकाल में भी बना है, उनके अनुशंसा से भी बना है बहुत सारे उत्क्रमित उच्च विद्यालय का। चूँकि वक्त कम है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ उतना लंबा से, लेकिन उन भवनों में जो शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उस पर भी और स्वास्थ्य को भी देखा जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच मोहम्मद इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना जी हैं, जो जनसुराज का पक्ष रख रहे थे आप लोगों के साथ। सर, अगर आपको जनता का प्यार मिलता है आपके क्षेत्र का, तो आप ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे बता दीजिए फटाफट। अगले बार नहीं, इसी बार सबसे पहला मेरा एक ये रहेगा काम, जो ब्लॉक और थाना के जो भ्रष्टाचारी है, सबसे पहले ये खत्म करेंगे। सबसे पहले जो कुछ लोग नेता हमारे गण हैं जो उनसे मिले हुए हैं और मिल करके सब हमारे ही भाई बंधु से घूस दिलवाते हैं, सीओ सीआई ब्लॉक वीडियो को, सबसे पहले ये खत्म करेंगे। अगर नेता चाह ले तो कोई ब्लॉक में, कोई थाना में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। ये पहला मुद्दा रहेगा।
दूसरा बेरोजगारी पे रहेगा, स्वास्थ्य पे रहेगा, और एक भाई साहब हमारे मुद्दा को ये उठाए हैं जो कस्बा को अनुमंडल का दर्जा देने का हम लोग उस पर काम करेंगे। पांचवा बता दिए सर, पांचवा, चार बता दिया आपने। क्या चीज? दारू। दारू तो वो तो राजकीय वाला काम है जो कि प्रशासन में यदि सेंट्रल में आएंगे हम लोग राज्य में तो आधे घंटे में 1 घंटे में खुल जाएगी। दारू तो खुलेगी ही, दारू तो खुलेगी ही। जिस दारू की बात कर रहे हैं उस दारू के वजह से सूखा नशा कर करके हमारे भाई बंधु जितने मरे हैं, जितना एक्सीडेंट से मरते थे उससे 10 गुना मरे हैं, 10 गुना मरे हैं सूखा नशा कर करके। दारू तो खुलनी ही चाहिए। आज तक कोई भी राज्य में दारू बंद है? एक ये हमारे भाई साहब उस समय गांधी जी के ऊपर बात किए। नहीं गांधी जी, नहीं गांधी जी का दारू से बचाना चाह रहे हैं, गांधी जी का भी दारू खुलवाना चाह रहे हैं। आपको क्या चाहिए? कोई राष्ट्र में पीने वाला समाज चाहिए जो कह रहा है कि दारू नहीं वाला नहीं है। दारू पी खुलवाएंगे। नहीं दारू तो खुलवाना ही चाहिए। जो सूखा नशा करके लोगों को मार रहे हैं ये खत्म करना चाहिए। अपने किरदार पर डालकर पर्दा, अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर शख्स कहता है जमाना खराब है भैया, ठीक है? तो भ्रष्टाचार तो उसी का हिस्सा है। हम सब लोग खराब, हम सारे लोग बंद है, जो बंद है लोग खराब, हमारे यहाँ बंद कर करके इकोनॉमी से भी मार दिए हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ हमारे बीच अविनाश कुमार जी हैं। सर, अगर आपके पार्टी को या आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा इस विधानसभा क्षेत्र से, तो आपको क्या लगता है कौन से काम करने चाहिए, बता दीजिए। सबसे पहले तो हम बता देते हैं हम यहाँ के प्रत्याशी नहीं हैं। आपके पार्टी को भी मैंने बोला, आपको या आपकी पार्टी को? हम बोलने दीजिए हमको। हम यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, हम यहाँ पार्टी का प्रतिनिधित्व। हम आज कोई मुद्दा नहीं, जो भी सुनिए, पहले सुनिए, आपके बीच लोग हैं, आप पहले थोड़ा उनका मैनिफेस्टो सुनिए। अगर वो आते हैं तो क्या करेंगे आपके लिए, सुनिए मैनिफेस्टो। हम लोग जो किए हैं, हम लोग जो विकास किए हैं उसको तो आप लोग महसूस कर ही रहे हैं। और बचा हुआ जो भी काम है, बोले अभी महिला कॉलेज की बात किए, यहाँ पर पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। वैसे कॉलेज तो हर प्रखंड में खुल रहा है, जलालगढ़ में भी खुल रहा है और आपको श्रीनगर में भी कॉलेज खुल रहा है। यहाँ महिला कॉलेज की बात हमारे गठबंधन के साथी बोले हैं। और इस तरह से जो भी काम हम लोग सब इकट्ठा हो कि जो भी आवश्यकताएं होगी सब काम होगा। और नए बिहार में जो भी काम बचा हुआ है सारे काम को पूरा किया जाएगा। आप लोग एक बार एनडीए को वोट देके एनडीए पर विश्वास जिताइए और कसबा विधानसभा का सब काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रभात खबर जिस उद्देश्य से जनता के बीच जा रहा है, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है कि जब चुनाव आयोग चुनाव की तिथि को घोषित कर देता है, चुनाव का दिन आता है, तो उस दिन ये देखने को मिलता है आमतौर पर कि यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं रहती है। मत प्रतिशत काफी कम देखने को मिलता है बिहार में। और अगर आपको अपना अच्छा नेता चुनना है, अपना अच्छा विधायक चुनना है, तो आपको उस दिन मतदान करना आवश्यक होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी से एक शपथ करवाऊंगा। आप सभी अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट का शपथ होगा, दाहिना हाथ आगे करेंगे, मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग बोलेंगे। आप सम्मानित जनता है। चलिए सर, आप लोग माइक ले ले और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, अपना दाहिना हाथ आगे करते हुए। सर, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा। क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने समय दिया प्रभात खबर में यहाँ आकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।